हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम NCERT हिस्ट्री क्लास 7 का लेसन 8 पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक जो गठन हुए, नए नए राज्यों का उदय हुआ, नए नए राज्य स्वतंत्र हो गए, जिससे क्या हुआ कि जो मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं थी वो बदलने लगीं और जो विस्तृत साम्राज्य था वो थोड़ा कम होने लगा। धीरे धीरे मुग़लों की जो सत्ता थी वो दुर्बल होने लगी और जो परवर्ती शासक थे वो उनके शासनकाल में जो मुग़ल सीमाएं थीं वो बदलने लगी। चलिए आइए देखते हैं। 18वीं शताब्दी में यहाँ से देखेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। गौर कीजिए कह रहे सपोज कीजिए कि मतलब जब कई स्वतंत्र राज्य हो गए थे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, तो जो सीमाएं थी मुग़लों की साम्राज्य की वो बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। और यह भी था कि एक जो ब्रिटिश सत्ता आई, अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने भी पूर्वी भारत के जो बड़े बड़े हिस्से थे उसको हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें ये देखिए 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन, ये नए राज्यों का गठन हुआ था। मालवा है, सिख है, गुजरात है, यहाँ बंगाल है, हैदराबाद है, मराठा है, अवध है। ये राज्य क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। ये मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा, ठीक। और ये मुग़ल साम्राज्य की ये जो आप देख रहे हैं बिंदीदार रेखा, ये मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अठारहवीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र, और इसमें आपको ब्रिटिश क्षेत्र दिखाया जा रहा है। ओके, जैसे इलाहाबाद है, कलकत्ता है। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। और 18वीं शताब्दी कैसी समय काल था, एक ऐसा समय था जब भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो क्या हो रही थी, अपेक्षाकृत छोटे से थोड़े समय में ही बड़ी तेज़ी से क्या हो रही थी, अचानक बदलनी शुरू हो गई थी, थोड़े समय में ही। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। यानी 18वीं शताब्दी कब, जब पूर्वार्ध कब है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि 1707 में जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, इसे 18वीं शताब्दी ठीक के दौरान, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उस दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस दौरान जो शक्तियों का उदय हुआ, जो राज्य स्वतंत्र हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंच गया था, है ना। यानी कि मुग़ल साम्राज्य क्या था, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब के समय तक तो अपनी चरम सीमा पर था। यानी तब साम्राज्य विकास की ओर अग्रसर था और साम्राज्य की सीमाएं भी बढ़ी,
है ना। उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता और अपने अधीन कर लिया, बहुत सारे राजाओं को पराजित कर लिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया, है ना। लेकिन वो चीज़ हमने अध्याय 4 में पढ़ी है, किस प्रकार वो अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंच गया था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। भाई 17वीं शताब्दी के जो अंतिम वर्ष थे उसके सामने तरह तरह के संकट यानी ना किस प्रकार खड़े होने लगे, ऐसा अनेक कारणों से हुआ। इसके कई कारण थे ऐसा होने के। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन यानी दक्षिण में 1679 से दक्कन में, है ना, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब की दक्कन नीति में बहुत ज़्यादा धन खर्च हुआ था और जो साम्राज्य के कोष थे, है ना, वो खाली हो रहे थे। वित्तीय संसाधनों की कमी आ गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें संसाधन, सैन्य संसाधन, आप ले लीजिए सैन्य है ना, और वित्तीय संसाधन है, सैनिकों को भी खोया गया उसमें। वित्तीय संसाधन यानी धन काफ़ी खर्च हुआ, तो उसने दक्कन नीति में बहुत ज़्यादा मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे यानी तो उसके समय क्या और साम्राज्य के जो प्रशासन करने की क्षमता थी, कार्यकुशलता थी, कुशल टेक्निक से जो प्रशासन कर रहे थे वो क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। और जो मनसबदार थे वो शक्तिशाली हो गए थे और जब वो शक्तिशाली हो गए थे तो उन्हें अपने अंडर में जो अपनी अधीनता में मुगल शासक रख रहे थे तो उनको रखना क्या केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था, इस बादशाह के लिए कठिन हो गया था। और मनसबदारों को अपने अधीन रखना। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी, राजस्व और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। सूबेदार के रूप में नियुक्त जो अभिजात थे वो क्या कर रहे थे, राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों का कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे, यानी दोनों पर उनका अधिकार था, राजस्व पर भी और सैन्य प्रशासन पर भी। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर एक विशाल क्षेत्र उनके पास होता था, उससे वे राजस्व वसूल करते थे और उसी राजस्व से वे सैनिकों को वेतन देते थे, है ना, उन हथियार खरीदते थे, सैनिकों को वेतन देते थे और राजा के पास भी राजस्व, कुछ मात्रा में राजस्व भेजते थे। तो उन्हें विस्तृत राजनीतिक और इन सब कारणों से, चूँकि उनके पास सैन्य प्रशासन भी था और राजस्व भी था, है ना, तो इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। जैसे जैसे अब वो जिस क्षेत्र के मनसबदार थे या जिस क्षेत्र को जागीर के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था तो उस क्षेत्र पर उन्हीं का राजनीतिक अधिकार होता था और वे राजा को जब लड़ाई होती थी तो सैन्य शक्ति प्रदान करते थे, यानी सैन्य सेना प्रदान करते थे और राजस्व भी वही वसूलते थे। उनके जो कर्मचारी होते थे उनको वसूल के उन्हें दिया करते थे। तो उनको राजनीतिक वहाँ प्रशासन करने की शक्ति, आर्थिक शक्ति यानी राजस्व के रूप में और सैनिक शक्ति, क्योंकि उन्हें सैनिक रखने का अधिकार था और वेतन वही देते थे, तो सैनिक शक्ति भी मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई और वो क्या किए, जैसे जैसे वो मजबूत होते गए उन्होंने राजा को क्या किया, बादशाह को राजस्व की मात्रा में कमी कर, मतलब राजस्व देना कम कर दिया था उन्होंने। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में
हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया और उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह यानी जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने भी इन समस्याओं को क्या कर दिया और गंभीर बना दिया। यानी जब ये किसान और जमींदार विद्रोह कर देंगे शासक के खिलाफ तो ना उनको राजस्व प्राप्त होगा, है ना, ना उनको सेना उपलब्ध हो पाएगी। तो इन विद्रोहों ने यानी वो भी इनके खिलाफ हो गए थे और वो भी अपने आप को जो है प्रबल शक्ति के रूप में देख रहे थे। तो विद्रोह ने क्या किया था, स्थिति को और गंभीर बना दिया था। कृषक विद्रोह और जमींदारों के विद्रोह ने कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी क्या हो रहा था कि जो ये विद्रोह हो रहे थे ऐसे नहीं हो रहे थे भाई किसानों पर अगर अधिक कर लगा दिए जाएंगे तो वो क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। अगर उनके कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, उन पर ज़बरदस्ती कर थोपा जा रहा था, ज़बरदस्ती कर लगाया जा रहा था कि नहीं आपको इतना देना है। तो इससे क्या हुआ, तो ये विद्रोह करने लगे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। और जो कभी शक्तिशाली सरदार थे वो विद्रोह इसलिए कर रहे थे कि वो अपने आप को सुदृढ़ बना लें। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। अतीत में भी कुछ विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को क्या दी थी, चुनौती दी थी। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। अब ये जो अभिजात लोग थे, जमींदार लोग थे, है ना, इन लोगों ने क्या किया था, अब वो जो संसाधन उन्हें प्राप्त थे उससे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना शुरू किया, राजस्व में कमी कर दी, है ना। तो ऐसे आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए करने लगे हुए। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता और जैसे जैसे राजनीतिक और आर्थिक जो सत्ता थी प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों, अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं पाए। क्या कर नहीं पाए, रोक नहीं पाए। वे प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में सत्ता जा रही थी और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वे इस स्थिति को रोक नहीं पाए। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। देखिए, एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। एक तत्कालीन यानी उस समय के ही किसी लेखक ने, है ना, साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन यानी दिवालियेपन का मतलब होता है कंगाल, का वर्णन इन शब्दों में किया है। यानी आर्थिक जो कंगाली थी साम्राज्य की, उसके बारे में लिखा है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। बड़े जो जमींदार थे वो क्या हो गए थे, निस्सहाय और निर्धन हो गए थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है। जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। बिल्कुल सही है। अगर किसानों के माध्यम से उन्हें राजस्व या फसल का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता तो वो जो
मालिक थे, किसानों के जो मालिक ज़मींदार थे, जो अभिजात वर्ग थे, तो वो जो सेना का रख रखाव कैसे कर सकते थे, है ना। तो फसल तो भरपूर होती थी लेकिन तिजोरियाँ खाली थी। चलिए आगे देखते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। कब? 1739 में। किसने किया था? नादिर शाह ने आक्रमण। वो कहाँ के शासक थे? तो वे ईरान के शासक थे। 1739 में कहाँ पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और संपूर्ण नगर को लूट कर भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों का तांता लगा रहा। और जब नादिर शाह यहाँ से धन दौलत लूट कर ले गया, उसके बाद कौन आया? उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक। जो कौन था? जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली है ना, अफगान शासक। इसके आक्रमणों का तांता ही लगा रहा, यानी बार बार ये आक्रमण करता रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। जितने भी जैसे शासक नादिर शाह आया वो लूट कर ले गया। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया और वो भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई। भाई जन धन की हानि होगी, शासक आएंगे तो मार काट तो होगा, तो जन धन की हानि होगी और लूट के ले गए यहाँ का धन, है ना। तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। अब यहाँ पर जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, उसके बारे में है। देखिए यहाँ पर पहले आप नादिर शाह का एक चित्र है, ये देख लीजिए, ये नादिर शाह का चित्र है। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। यानी नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो भी विध्वंस, यानी जो भी तोड़ फोड़, लूटपाट, जन धन हानि हुई, उसका जो वर्णन है, जो समकालीन प्रेक्षक थे, जो समकालीन दर्शक थे, जिन्होंने इस आक्रमण को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस प्रकार से किया है। और इनमें से एक प्रेक्षक ने इस प्रकार से इनमें से एक ने मुगल कोष के बारे में लिखा है कि जिस प्रकार से उसमें धन लूटा गया था उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मुगल कोष से धन को लूटा गया था। उसका वर्णन इस तरह किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के। उस समय 60 लाख रुपए बहुत होते थे, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते थे, है ना। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मयूर सिंहासन कौन ले गया था भारत से? तो नादिर शाह। ठीक, मयूर सिंहासन बेशकीमती हीरे, जवाहरातों, मणियों से जड़ित था और बहुत ही वैल्यू रखता था, बहुत ही कीमती था। और मयूर के आकार का था, इसलिए मयूर सिंहासन था। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है और एक जो अन्य वृतांत मिलता है, एक अन्य जो हमें वृतांत प्राप्त होता है, उसमें यह बताया गया है कि इस आक्रमण का दिल्ली पर प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता।
अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नए शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ये नादिर शाह के आक्रमण का दिल्ली पर प्रभाव था। देखिए कितना बुरा प्रभाव पड़ा कि कोई इतना बड़ा जो बहुत बड़े बड़े आदमी थे वो भी भिखारी के रूप में आ गए थे। उनको भी दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न यानी अलग अलग समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। और अभिजातों की यानी एक दूसरे के प्रति जो प्रतिद्वंदिता थी आगे बढ़ने की और दूसरे को पीछे छोड़ने की, उसने भी क्या किया, इस साम्राज्य को क्या और भी कमज़ोर बना डाला था। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। ईरानी कौन थे? तुर्क मूल के थे। हाँ, काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। कभी मुग़ल बादशाह जो परवर्ती मुग़ल बादशाह थे तो कभी ईरानी और कभी तुरानी, इनकी क्या हाथों की कठपुतली, ये जैसा चाहते थे वैसा ही शासक करते थे और इनकी सलाह से ही शासन भी चलाते थे। तो ये क्या हाथों की कठपुतली बन गए थे मुग़ल बादशाह, किसके? ईरानी और तुरानी के। जो अभिजात थे ईरानी और तुरानी, इनके हाथों की कठपुतली बन गए थे परवर्ती मुग़ल बादशाह यानी औरंगज़ेब के बाद के जो बादशाह हुए। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुग़ल बादशाहों और बेहद अपमानजनक स्थिति तब जन्मी जब दो मुग़ल बादशाहों जिन्हें फारूक शेर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय, फारूक शेर और आलमगीर द्वितीय, ये दो शासक। और आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था 1754 से 1759 की हत्या हो गई। यानी और अपमानजनक स्थिति कब पैदा हुई? जब फारूक शेर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। यानी अभिजात जो थे वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे बादशाह की भी हत्या कर रहे थे और बादशाह को अंधा भी करवा रहे थे। यानी उनकी पूरी सत्ता उनके हाथों में आ गई थी। अभिजातों के हाथों में मुग़ल सत्ता आ गई थी। अब मुग़ल शासक जो है एक कठपुतली थे, वो उन्हीं के इशारों पर चलते थे। नहीं चलते थे तो उन्हें अंधा करवा दिया जाता था या तो उनकी हत्या करवा दी जाती थी। मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। और मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के और जब शासक कमज़ोर हो गए, शासक को अभिजात अंधा बनाने लगे, शासक की हत्या होने लगी, तब क्या होने लगा कि बड़े प्रांतों के जो सूबेदार थे और बड़े जमींदार थे, उन्होंने उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अपनी जो शक्ति थी और प्रबल कर ली। जैसे अवध और बंगाल और हैदराबाद में ये अपने आप को इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति और मजबूत कर ली और मजबूत बना ली। राजपूत का अर्थ तो आपको पता है, राजा का पुत्र। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है और प्लेलिस्ट भी है, कृपया उसे देखिएगा। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुग़ल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे।
यानी बहुत से राजपूत घराने के जो लोग थे, तो वे मुग़लों की सेवा में नियुक्त थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। और बदले में क्या, अपनी वतन जागीरों पर, जागीर जैसे कि मुग़ल शासक किसी राजपूत क्षेत्र को जीत लेते थे, यानी राजपूत राज्य को जीत लेते थे, तो उसको वापस उन्हीं राजपूत शासकों को गिफ्ट के रूप में दे देते थे और वहाँ का उन्हें जागीरदार बना देते थे और उन्हें अपनी वतन जागीर पर सेना रखने, राजस्व वसूल करने की जो स्वायत्ता थी, ये प्राप्त थी। तो वही है कि बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए। और 18वीं शताब्दी में क्या क्या, ये राजपूत जो जागीरदार थे, राजपूत जो राजघराने के लोग थे, इन्होंने इन शासकों ने, यानी राजपूत शासक, अब 18वीं शताब्दी में इन राजपूत शासकों ने अपने आसपास के जो इलाके थे उस पर अपना नियंत्रण या विस्तार करना शुरू कर दिया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुग़ल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुग़ल दरबार की जो गुटीय राजनीति थी, यानी गुट में जो राजनीति हो रही थी, उसमें उन्होंने भी अपने पैर क्या कर दिए थे, फंसा दिए थे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। और ये जो प्रभावशाली राजपूत घराने थे, उन्होंने क्या किया, राजपूत घराने के शासक थे, उन्होंने गुजरात और मालवा के लाभदायक, जहाँ से लाभ प्राप्त हो, जहाँ से कुछ बेनिफिट्स मिले, तो वहाँ से सूबों की सूबेदारी का दावा कर दिया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। भाई उन्होंने जो लाभदायक क्षेत्र थे, जो लाभदायक सूबे थे, उसकी उन्होंने सूबेदारी का दावा कर दिया कि भाई ये हमारी सूबेदारी के अंतर है ना, वहाँ का दावा कर दिया। और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी ले ली और अंबर के सवाई राजा जय सिंह ने को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। और बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को जो ये सूबेदारी मिली हुई थी, तो इन पदों का क्या कर दिया, नवीनीकरण कर दिया, यानी स्वीकृति दे दी, अनुमति दे दी। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। और जो ये राजपूत शासक थे, उन्होंने अपने वतन जागीरों के आसपास के जो पड़ोसी इलाके थे, उसके कुछ हिस्सों पर भी कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया ना। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। कहाँ अपनी नई राजधानी बनाई? जयपुर में। सवाई राजा जयसिंह की राजधानी कहाँ थी? तो जयपुर थी। सवाई राजा जयपुर, उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। और सवाई राजा जयसिंह को 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा से चित्र हैं। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फारूक होशियार, और ये चित्र है अभिजात का स्वागत करते हुए फारूक शेर को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ये चित्र है। और यहाँ पर कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। कई राजपूत सरदारों ने क्या किया? पहाड़ियों
की चोटियों पर यानी शिखर पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संरक्षण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थीं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं, बावली, जैसे बावली होता था तालाब टाइप में होता था, एक सीढ़ियों से उतर के नीचे स्विमिंग पूल टाइप में होता था, उस तरह के आकार होते थे उसके, जहाँ शायद नहाने का स्थान था। बावली आगे बढ़ते हैं के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। मराठों के अभियानों ने, और मराठों ने क्या किया, राजपूतों को रोकना शुरू कर दिया था। अब मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। किसका? जयसिंह का, समाई राजा जयसिंह का प्रभाव। आज़ादी हासिल करना, ये देखिए एक चित्र है जोधपुर का, मेहरानगढ़ किला। आज़ादी हासिल करना, सिख। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। खालसा की स्थापना हुई, है ना। और अब सिख क्या, धार्मिक समूह नहीं रह गया था, सिख में अब राजनीतिक संगठन भी स्थापित होने लगे थे। यानी सिख समुदाय जो था वो राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित होने लगा था। इसमें अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित होने लगे थे। उन्होंने भी अपनी सत्ता मजबूत करनी शुरू कर दी थी और खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी, है ना। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला और पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अच्छा, प्रश्न आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। इससे पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसने तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके पश्चात भी राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद कौन आए, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ जो है मोर्चा लिया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौमिक बताया। और बंदा बहादुर ने क्या किया कि बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के चलाए और अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और सतलुज और यमुना नदियों के बीच के जो क्षेत्र थे वहाँ बंदा बहादुर ने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया। मुगलों द्वारा बंदा बहादुर को क्या किया गया, 1715 में
बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेता हुए, जिसमें सिखों में, सिख समुदाय में बंदा बहादुर के बाद 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेता हुए और उनके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं और इन जत्थों और सिखों की जो सेनाएं थीं और इन जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थीं उन्हें दल खालसा कहा गया। क्या कहा गया? दल खालसा कहा गया। जत्थों और मिसलों की संयुक्त मिलकर जो सेनाएं बनी थी उसे दल खालसा कहा गया। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। उन दिनों दल खालसा कहाँ मिलता था? दोनों दल के लोग यानी जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी दल खालसा, उन दिनों दल खालसा भाई दोनों जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। और उन दिनों दल खालसा कहाँ मिलती थी कहने का मतलब था, तो वो दल खालसा बैसाखी और दिवाली के जो त्यौहार होते थे उन पर अमृतसर में मिलता था। यानी बैसाखी और दिवाली के त्यौहार पर अमृतसर में दोनों दल मिलते थे, यानी जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। और ये जो बैठक होती थी बैसाखी और दिवाली के अवसर पर दोनों मिलते थे, तो इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे मिलजुल कर, यानी सभी लोग निर्णय लेते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। और सिखों ने क्या किया था? राखी व्यवस्था, वो राखी नहीं जो हम हाथ में बांधते हैं अपने भाइयों को, वो राखी नहीं है, ये राखी वो है व्यवस्था थी। राखी एक व्यवस्था थी जो किसके अंतर्गत सिखों ने स्थापित की थी, है ना। सिखों ने राखी व्यवस्था बनाई थी जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% ले लिया जाता था और उसके बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, सुरक्षा प्रदान की जाती थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह, अभी आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और देखिए यहाँ पर उनकी खालसा से क्या अभिप्राय है। अच्छा, ये भी है कि खालसा से क्या अभिप्राय है। क्या आपको याद है किसके बारे में आपने अध्याय 6 में पढ़ा है? महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा को प्रेरित किया था, है ना, कि शासन उनके भाग्य में है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अपने सुनियोजित सही तरीके से जो उन्होंने संगठन बनाया था उसके कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। खालसा ने क्या किया था? 1765 में अपना एक सिक्का चलाया, हाँ,
और सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे, और जो सिक्कों के उत्कीर्ण शब्द थे वे वही शब्द थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। 18वीं शताब्दी जब का अंतिम भाग था, अंतिम समय था, उस समय सिखों के जो इलाके थे वे सिंधु से कहाँ तक थे, यमुना तक थे, सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, सिख शासक ने, तो महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न यानी अलग अलग सिख समूहों में फिर से एकता कायम कर दी। जो सिख समुदाय बढ़ गए थे, जो सिख समुदाय अलग अलग हो गए थे, तो उनको क्या किया था, उनमें फिर से एकता स्थापित की थी और लाहौर को क्या किया था, अपनी राजधानी बना ली। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। मराठा राज्य क्या था, जैसे सिख एक शक्तिशाली राज्य, सिख लोग थे, शक्तिशाली थे, उसी तरह से मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। और मराठा लोगों ने लगातार मुगलों का विरोध किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवार जो होते थे देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुनबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। और अत्यंत गतिशील जो कृषक थे, चाल फेर करने वाले जो कृषक थे, है ना, और पशु चराने वाले थे, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। और शिवाजी ने की सेना में ये कृषक और पशुचारक जो लोग थे, है ना, तो शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस कृषक और पशुचारक जैसी इस सैन्य बल का प्रयोग किया। मतलब अपने सेना में इन्होंने किसको रखा हुआ था, कृषक को, और जो पशु चराने वाले लोग कुनबी लोग थे उनको, है ना, सेना का मुख्य आधार बनाया। और शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही। और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में जो प्रभावी शक्ति थी एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। यानी जब शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य एक ही प्रभावी शक्ति के हाथ में रही, जो थे उनके राज्य में जो प्रधानमंत्री उनके राज्य में होते थे, वही आगे चलकर उन्होंने ही शासन किया था। जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में क्या रहे, पेशवा रहे, है ना, पेशवा ही प्रधानमंत्री थे। पेशवा कौन थे, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। कहने का मतलब है जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे, हाँ, उनके हाथ में शक्ति रही है। पुणे महाराष्ट्र की राजधानी बन गया। और पुणे क्या बन गया, मराठा राज्य की राजधानी। अब यहाँ पूछ लेता है फिर मराठा राज्य की राजधानी कौन था, तो पुणे थी। पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। पेशवाओं यानी प्रधानमंत्री, है ना, उनकी देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का
विकास कर लिया था। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। यानी वे उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे। ठीक, वहाँ किलेबंदी में जहाँ किला था मुगलों का, वहाँ नहीं जाते थे, उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों में और जो कस्बे थे वहाँ पे हमला बोल देते थे और मुग़ल सेना से एक ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहाँ रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। यानी रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसमें सैन्य यानी धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को क्षति। यहाँ पर देखते हैं क्या है, 17वीं ये छत्रपति शिवाजी का चित्र है। आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी का चित्र। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। यानी शिवाजी के माता पिता का नाम क्या था? शाहजी उनके पिता थे और जीजाबाई उनकी माँ थी हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोणदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। वो कौन सी युद्ध कला का प्रयोग करते थे? तो गुरिल्ला छापेमार नीति, जैसे बोलते छापेमार नीति, गुरिल्ला है ना, गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। और चौथ और सरदेश मुखी एक कर था जो मराठा शासकों द्वारा लिया जाता था। इसमें था ये उसने मराठा साम्राज्य में काफ़ी विस्तार हुआ था 1720 से 1761 के बीच। उसने सैन्य और धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुग़लों से छीन लिए गए। 1720 के दशक तक क्या हुआ? मालवा और गुजरात को मुग़लों से मराठों ने क्या किया था? छीन लिया था। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। यानी 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में, कहाँ के अधिपति के रूप में? दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। और इस क्षेत्र में उनको क्या? चौथ और सरदेश मुखी जो राजस्व होता था उसे वसूलने का अधिकार भी उन्हें मिल गया था, यानी कर वसूलने का अधिकार उन्हें मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। और 1737 में क्या हुआ? दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से, यानी मराठा सीमाएं और बढ़ गई। मराठा राज्य की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। और इन्होंने जो उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों को जीता, तो इन क्षेत्रों को उन्होंने औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। हाँ, मतलब उन्होंने मराठा साम्राज्य में उन्हें इन प्रदेशों को शामिल तो नहीं किया था,
लेकिन मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट यानी उपहार की रकम ली जाने लगी थी। भाई आपको उपहार देना पड़ेगा। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, और साम्राज्य के विस्तार से उन्हें क्या हुआ, संसाधनों का भंडार मिल गया, यानी संसाधन मिल गए, आर्थिक संसाधन, सैन्य संसाधन, है ना, इसका भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई में दूसरे शासकों ने इनके मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई हुई, मराठों को 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, तो उसमें उनको अन्य शासकों का सहयोग नहीं मिला। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने क्या किया, एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे राजस्व की मांग की गई। अब अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की कि किस तरह से प्रशासन करना है ना। किस प्रशासन व्यवस्था का मतलब है कि पहले प्रधानमंत्री, पहले राजा, फिर प्रधानमंत्री, इस तरह करके नीचे तक के जितने कर्मचारी क्या है ना, जैसे मुगल शासन व्यवस्था में, उसी तरह से इनके में भी जब किसी इलाके पर एक बार विजय और अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यानी उस स्थान की जो परिस्थिति होती थी उसको ध्यान में रखते हुए, उस पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे क्या होता था, उनसे भू राजस्व की मांग की जाती थी। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, यानी कृषि को बढ़ावा दिया गया, और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया, और व्यापार जो वहाँ ठप पड़े थे या बेकार हो गए थे उसे फिर से पुनर्जीवित किया, फिर से उसमें जान डाल दी गई। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकें। और इससे क्या हुआ, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को, ये क्या थे, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले, ये मराठा सरदार थे। ये क्या थे, मराठा सरदार थे, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले। सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल गए, यानी धन मिल गया, है ना। तो धन से उन्होंने सेनाएं तैयार की ना, रख रखाव उनका। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। और 17 के 20 का जो दशक था उसमें मालवा में मराठा जो अभियान हुए, उस क्षेत्र में स्थित जो शहर थे उनके विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। यानी जहाँ जहाँ ये मालवा में मराठा अभियान जो 1720 में हुआ था, उस अभियान ने उस क्षेत्र में शहरों के विकास को और उसकी समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, यानी कोई क्षति नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। उज्जैन में किसका शासन था, तो उज्जैन में सिंधिया लोग शासन कर रहे थे, है ना। सिंधिया, तो उज्जैन किसके संरक्षण में था, तो उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, और इंदौर होलकर के संरक्षण में, यानी आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह के बड़े और समृद्धशाली थे। ये शहर क्या थे, हर तरह से बड़े थे और समृद्धशाली थे, और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। और ये क्या कर रहे थे, व्यापार, यानी महत्वपूर्ण जो व्यापार थे उस क्षेत्र में
और जो सांस्कृतिक केंद्र थे उसके रूप में वे कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले और मराठों द्वारा जो नियंत्रित मराठों के कंट्रोल में जो इलाके थे, क्षेत्र थे, उसमें व्यापार के नए नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला और चंदेरी के क्षेत्र में जो उत्पादन चंदेरी में हो रहा था, चंदेरी के क्षेत्र में रेशम का वस्त्रों का जो उत्पादन हो रहा था, उसको जो है मराठों की राजधानी जो पुणे थी, मराठों की राजधानी क्या थी, पुणे थी, उस पुणे में उसको नया बाजार मिल गया, यानी खरीद फरोख्त करने का बाजार उन्हें मिल गया। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही, बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब यानी मराठों के शासन के समय में उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, चौथ क्या है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए चौथ क्या है, ठीक, चौथ के बारे में पूछ रहे हैं, चौथ क्या है। भाई चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व को 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते हैं। चौथ क्या है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, दक्कन में इनको कौन वसूलते थे, तो मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी क्या है, देखिए दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व को 9 या 10%, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 या 10%। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे, तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है और वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। वो क्या, किसके लिए जाने जाते हैं, बाजीराव प्रथम विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं, बाजीराव प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रमुख मराठा राज्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680, छत्रपति संभाजी महाराज 1681 से 1689, छत्रपति राजा राम महाराज, महारानी ताराबाई, छत्रपति साहू महाराज। आगे देखते हैं जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और जैसे मराठा हैं, है ना, और सिख आए, उसी तरह से जाट समुदाय भी था। तो जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में। और जाटों का नेता कौन था, तो जाटों का नेता था चूड़ामन के नेतृत्व में। पूछ लेता है कि जाटों के नेता कौन थे, तो आप बताएंगे कि चूड़ामन थे। कौन थे, चूड़ामन थे। चूड़ामन के नेतृत्व में, यानी जाटों ने चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण यानी कंट्रोल कर लिया। दिल्ली के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र था उस पर जाटों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। दिल्ली और आगरा के
दो शाही शहरों के बीच। ठीक, शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। जाट क्या थे? जाट एक समृद्धशाली कृषक थे, यानी कि जैसे कहते हैं धनी कृषक, है ना। जाट कौन थे? एक धनी कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। और उनके जब जो प्रभुत्व जहाँ पर उनका वर्चस्व था उस क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और भरतपुर किसके राज्य में शक्तिशाली हो गया था? उस सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। और जब नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ दिल्ली पर, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे, बड़े बड़े जो लोग थे, साम्राज्य के जो बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, उन लोगों ने भरतपुर में जाकर क्या शरण ले ली थी, यानी उनके राज्य में चले गए थे कि भैया हमारी जान बचा लीजिए, आक्रमण हो गया है। जब नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे, और नादिर शाह का पुत्र देखिए जवाहिर शाह था। कौन था? नादिर शाह का पुत्र जवाहिर शाह, यह है जवाहिर शाह, ठीक, के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए। किससे लिए थे? मराठों से लिए। 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। कौन? नादिर शाह का पुत्र जवाहिर शाह। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास सिर्फ 30,000 सैनिक थे। हाँ, तो उसने क्या किया? 20,000 सैनिक अन्य सैनिक जो है मराठों से ले लिए, 15,000 सैनिक सिखों से ले लिए, और इन्हीं सबके बलबूतों पर वो किससे लड़ा? नादिर शाह का पुत्र जवाहिर शाह तो मुगलों से लड़ा। भाई इन सब ने मदद की थी। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, उस क्षेत्र की जो शैलियाँ होती थी उस शैली में बनाया गया, पारंपरिक जो शैलियाँ थी। वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। जाटों ने क्या बनवाया था? बाग महल बनवाया था। किस शैली का? तो दिग में। कहाँ पे बनवाया था? तो दिग में। दिग लिखा है, दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय यानी मिलाकर, अंबर और आगरा की शैलियों को मिलाकर एक विशाल दिग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। शाही वास्तुकला से यानी कहने का मतलब यहाँ है कि शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। जिस तरह से शाहजहां के समय में बनी इमारतें वास्तुकला का निर्माण हुआ था, उसी तरह से दिग की इमारतें भी उसी की तरह बनाई गई थी, उसी के समान बनाई गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया है। 18वीं शताब्दी का दिग का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुंबद पर गौर कीजिए। यह है बंगला गुंबद। ये देखिए,
ओके फ्रेंड्स, चैप्टर फिनिश हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मस्त पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक्स, बाय।